हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप नहीं भी किए हैं तो शुरू कर दीजिए जल्दी से और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, सारे सेट्स इस चैनल के बनाते हैं, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जब भी आप देने जाएंगे उस समय आप हंस के बाहर निकलेंगे, ये मेरा अपना दावा है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 2022 के में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है दोस्तों वो 40 नंबर कंटेंट करता पूरे पेपर का, और हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक, यानी 10 क्वेश्चंस सेट 1 में डिस्कस करा था जो कि 2022 में पूछे गए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को कि 2022 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए कंप्यूटर जी स्क्रीन पे ये रहा। तो पारस्परिक संचार क्या है? तो पारस्परिक संचार मतलब आपस में बात करने वाले के बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। ठीक है, हम बार बार सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं इस सिर्फ सही आंसर को आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है और पारस्परिक संचार का मतलब क्या होता है। हर क्वेश्चन में मैं इसी तरह बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इसके बस टॉपिक याद रखो और इसका आंसर याद रखोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर बन जाएगा। दूसरे किसी आंसर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वही आंसर दिखेगा कि हाँ मैंने ये तो आंसर पढ़ा था, तो बस आपको दिख जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पारस्परिक संचार मतलब क्या हुआ? आप समझ गए कि दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करते हैं। मतलब एक आदमी यहाँ है, दूसरा आदमी यहाँ है, तो ये आदमी दूसरे आदमी के साथ आपस में अगर संचार कर रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसे पारस्परिक संचार बोलते हैं। नहीं, परस्पर बात मत करो बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ वही चीज़ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 42 है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंट्रा पर्सनल मतलब अपने आंतरिक कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है स्व अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी है धारणा, ऑप्शन नंबर सी है उम्मीदें या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्यों होगा? देखिए इंट्रा पर्सनल है कम्युनिकेशन, तो अंदर का जो भी कम्युनिकेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्व अवधारणा, आप क्या सोचते हैं इंटरनली, वो भी बात इसमें लागू होता है। उसके बाद धारणा, आप क्या उस चीज़ को लेकर क्या धारणा बना के बैठे हुए हैं अपने दिमाग में, वो भी इस चीज़ में आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में। साथ ही आपकी उम्मीदें क्या है, सब कुछ तो उसी के से रिलेटेड है, एक जैसा लग रहा है, इसीलिए उपरोक्त सभी सब आ जाता है इंट्रा पर्सनल में। क्वेश्चन नंबर 43 में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है दोस्तों स्व अवधारणा क्या है? ठीक है, स्व अवधारणा मतलब आखिर इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की और उन्मुख होता है। साथ ही बोल रहा है स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है। तो बिल्कुल आप देखिए इंट्रापर्सनल तो वही चीज़ है स्व अवधारणा। ठीक है, मतलब अंतर से आप क्या सोच रहा है। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी लिखा है स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है। आप कुछ जो अंदर में सोचते हैं, अच्छा सोच रहे बुरा सोच रहे, उसमें आपकी तो जागरूकता बढ़ रही है ना, आपका अवेयरनेस तो बढ़ रहा है ना। तो दोनों यहाँ पर सही लग रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी और बी दोनों। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों सी और बी दोनों। ठीक है, क्या होगा? सी और बी दोनों। सी मतलब तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ये भी होगा और ये भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है? तो कौन सा कारक शामिल है यहाँ पर? देखिए विश्वास तो होता ही है, तभी तो आप अंदर से सोच सकते हैं। मूल्य मतलब आपकी वैल्यू, आपकी क्या वैल्यू है, किस तरह से हैं आप, मतलब क्या क्या सोच सकते हैं उस बारे में की बात कर रहा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अभिवृत्तियाँ मतलब आपकी क्या क्या अवधारणाएँ हैं। अभिवृत्तियाँ का मतलब वही हुआ आप क्या किस तरह से किस चीज़ को सोचते हैं, वो भी ये मायने रखता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये तो सबको पता होगा, मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ठीक है, वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 कहता है राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय NUAPA यानी NUPA के मुख्यतः डैश से संबंधित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना, शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय इससे पूरी तरह से शिक्षा और नीति के प्रबंधन से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय जो भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिवर्सिटी होता है, वो सब शिक्षा और उसके नीति के बारे में बताने का प्रबंधन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। विद्यार्थी डैश में अपने आप हल ढूंढ लेते हैं। तो किस में अपने आप हल ढूंढ लेते हैं? तो डिस्कवरी विधि के द्वारा। कोई भी चीज़ जब विद्यार्थी खोजता है तो उसे क्या हल ढूंढने में मदद करता है। तो डिस्कवरी विधि जो करता है वो मतलब खोजने का जो विधि करता है, खोज विधि, उससे वो क्या करता है, अपने आप कोई भी क्वेश्चन का हल ढूंढ लेता है। आंतरिक विधि नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, कोई विधि यहाँ पर कोई नहीं, जो ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया है? तो शिक्षा को स्थानांतरित जो किया गया है दोस्तों, ये समवर्ती सूची का उदाहरण है। अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल साइंस अगर आप लूसेंट से पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है कि 42वें संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षा को पहले केंद्रीय सूची में रखा गया था, फिर समवर्ती सूची में रख दिया। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे नियम होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी शिक्षा से के रिस्पेक्ट में बहुत सारे नियम होते हैं। तो इसीलिए समवर्ती सूची क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में जो आता है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, ये सब समवर्ती सूची का एग्जाम्पल्स है, मतलब वो उस पर लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? तो दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल कौन है दोस्तों? ज्ञान दर्शन 1। याद रखिएगा, दूरदर्शन से ज्ञान दर्शन। बहुत लोग इसको ज्ञान भारती भी मार के चले आते हैं, जो कि पहले एपिसोड में आता था। ये ज्ञान भारती मत मारिएगा, ज्ञान दर्शन 1 है। याद रखिएगा, दूरदर्शन से ही बना है क्या? ज्ञान। दूर को कर दीजिए ज्ञान, दूर तक रहेंगे तभी तो रहेगा ज्ञान, ठीक है। तो दूरदर्शन से ज्ञान दर्शन, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि कारण और प्रभाव संबंध डैश अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। कारण और प्रभाव संबंधन, तो कारण, कोई भी चीज़ का कारण आपको मालूम करना है और उसका क्या प्रभाव हुआ, इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में जानना है। तो क्लिनिक में जाके क्या होगा, तुलना करने से क्या हो जाएगा? कारण जानना है तो तुलना से कैसे पता चलेगा? और विकास तो डेवलपमेंट का काम करता है। तो प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप पता कर पाएंगे कि इसका क्या कारण से प्रैक्टिकल हो रहा है और उसका क्या प्रैक्टिकल होने के बाद इफेक्ट क्या पड़ा, कंक्लूजन क्या निकला, वो सब पता करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायोगिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करते। यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। तो आपका उद्देश्य डैश है तो कैसा है उद्देश्य, तो समूह कार्य आपके लिए अच्छा विचार क्या नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। यदि आपका उद्देश्य किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना है, मतलब आपका उद्देश्य है कि जो समस्या हो रहा है वो क्यों हो रहा है, 1 2 3 4 करके आप ही खुद करेंगे, तो क्या समूह कार्य एक अच्छा विचार है? तब समूह में आदमी जो रहेगा वो क्या करेगा, अगर आप ही सब कुछ कर देंगे तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है किसी व्यवसाय का चुनना डैश पर निर्भर करता है। अब देखिए व्यवसाय का चुनना किस में, हाँ अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? विद्यार्थी की रुचि पर, और वो किस तरह से उसको पढ़ाने में अकल है, यानी कैसा स्किल है उसको, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है। कोई अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो पहले से ही क्या सोच के रखा है वो, लेकिन आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है, पूरा थोपा जा रहा है अपने पेरेंट्स की ओर से, नहीं तुमको यही बनना चाहिए, वही बनना चाहिए। बट ऑफिशियली इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों? विद्यार्थी के रुचि और कौशल पर निर्भर करेगा कि वो क्या बनना चाहता है। अगर सचिन तेंदुलकर के पापा क्रिकेटर बनाना नहीं चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते थे,
तो क्या वो इंजीनियर बन जाएगा? ऐसा नहीं है, उसकी भी रुचि थी सचिन तेंदुलकर की कि वो क्रिकेटर बने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। मैं इतना क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं, आप जानते होंगे। 53 का एक क्वेश्चन नंबर बोलता है कि पीढ़ीगत अंतर यानी जनरेशन गैप, जैसे कि आपके दादाजी हुए, फिर आपके पापा हुए, फिर आप हुए, तो ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी गैप हो रहा है को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर। विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर मतलब अलग अलग आयु के लोग हैं, उसके मूल्य भी अलग अलग है। मतलब सोचने समझने की शक्ति, उसका वैल्यू का मतलब ये नहीं समझना कि उनकी इज्जत, नहीं, उनका सोचने समझने की शक्ति और तार्किक क्षमता, ठीक है, किस तरह से वो अपने चीज़ों को बोल सक रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो चीज़ बता रहे थे। विभिन्न आयु समूहों में अंतर देखने को आपको मिलता है। मतलब एक बच्चा जिस तरह आप सोचते हैं, पापा क्या आपके उसी तरह सोचेंगे, दादाजी क्या आपके उसी तरह सोचेंगे, ये ज़रूरी तो नहीं ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण काहे स्थापित करना चाहिए? क्या कारण है कि शिक्षक हमेशा आइडियल ही होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं। ठीक है, मतलब छात्र जो है वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा टीचर जिस तरह से है उस तरह मैं बनूं। तो अगर आप अच्छे रहेंगे तो वो भी उस तरह बनना चाहेंगे, आप जैसे रहेंगे उस तरह से बनना चाहते हैं वो। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? छात्र आमतौर पर शिक्षकों की हमेशा नकल करते, नहीं देखते, मिमिक्री करते रहते हैं लोग। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा आदर्शवादी बन के रहना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को छात्रों के बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या सामान्य व्यवहार करेगा, या पिता बन जाएगा, या क्या मित्र बन जाएगा, या नेता बनेगा? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि वो एक छात्र को, एक शिक्षक को उसके प्रति व्यवहार करना चाहिए हमेशा कैसा? नेता जैसा। आप बोल रहे होंगे सर नेता जैसा, आप सोचिए सामान्य क्या आंसर नहीं होगा? सामान्य व्यवहार करेगा तो कभी भी बच्चा, वो स्टूडेंट का अपना जो हक है उसका, या फिर टीचर्स का जो वो पढ़ाना चाहता है, सामान्य व्यवहार करेगा, साधारण। आप ही सोचिए, आपको स्पेशल नहीं बता रहा है टीचर कि आप अच्छा कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो कभी भी वो अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। साथ ही पिता क्यों नहीं होगा आंसर? अगर पिता जैसा व्यवहार टीचर भी करने लगे तो पिता और टीचर में फ़र्क क्या रह जाएगा? ठीक है, तो फिर अभी तो आप देखिए, आप खुद अपने पापा मम्मी को कहीं ना कहीं किसी चीज़ में गलत साबित करते होंगे, बट टीचर्स का भी गलत नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मेरे टीचर्स सही बोल रहे हैं। ठीक है, हम पापा मम्मी भी सही बोलते हैं, लेकिन मम्मी पापा का काम टीचर्स नहीं करते। साथ ही मित्र का काम तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मित्र बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स हमेशा हम लोग को साथ देते हैं, लेकिन वही फ्रेंड्स हमेशा झगड़ा भी तो करते हैं कभी कभी। तो इसीलिए झगड़ा ही कर लेंगे आपसे, तो इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर आपसे लड़ाई कर लेंगे तो फिर आपको पढ़ाएगा कौन? तो हमेशा नेता का मतलब ये नहीं कि आप राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, नेता का मतलब हुआ लीडरशिप करना, मतलब किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ के जैसा व्यवहार करना होता है एक शिक्षक को उसके स्टूडेंट के साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। युवा किशोर अपने डैश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। किसको व्यक्त करने के लिए चाहता है? युवा किशोर क्या चाहता है कि क्या व्यक्त करे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा। ठीक है, तो मतलब स्वतंत्रता की अपनी इच्छा, जो वो चाहता है उस पर, जो वो इच्छा है उस पर उसको स्वतंत्रता मिले। ठीक है, जो मतलब उसकी पूरी तरह आज़ादी हो जो वो करने चाहता है, तो इसका विद्रोह हमेशा वो करता रहता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन ज़बरदस्ती पापा उसको बोल रहे जाके पढ़ो, तो वो हमेशा अपना इच्छा के विरुद्ध जाएगा और उससे लड़ाई कर लेगा, नहीं अभी हम खेलेंगे तो खेलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, 57 की ओर। तो 57 कहता है, डैश ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपुल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। किसने? तो याद रखिएगा राजस्थान ने ये शुरू की। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, राजस्थान जब आएगा लोक जुम्बिश पीपुल मूवमेंट। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, लोक जुम्बिश पीपुल मूवमेंट एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसका राजस्थान ने शुरू किया था, सारे लोग एजुकेशन ले। ठीक है, और लोक जुम्बिश याद रखें, लोक जुम्बिश पीपुल मैंने लोग वहाँ पर जुम्बिश होके, पीपुल बहुत सारा गैदरिंग होके पानी की खोज करते हैं, तो राजस्थान में आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर, इसको याद रखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, इसके लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसके लिए, तो सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए। जो आपका सूचना मिला है तो वो तो पेज और पेपर में मिला होगा, ठीक है। अब उस पर आप रिपोर्ट बना रहे तो पेन पेपर से बनाएंगे, उसमें ब्लैक बोर्ड का क्या काम है बताइए, उसमें ज़्यादा खट के फिर क्या फ़ायदा, फिर तो उसको मिटाना ही है। तो इसीलिए ये इसका सही आंसर होगा, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है, क्या प्रदान करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षक सामग्री, ठीक है। शिक्षण सामग्री मतलब एक विद्यार्थियों को जिस पाठ्यक्रम पर आधारित है, सिलेबस पर आधारित है, उससे रिलेटेड सारे शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना ही क्या है, पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य। जैसे कि अगर कोई फिजिक्स का बुक है, इसका क्या उद्देश्य है कि उसके क्लास में उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी सारी बातें हैं वो फिजिक्स का बुक उससे क्या करे, प्रोवाइड कराए, यही तो नियम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता कि 1813 के चार्टर्ड अधिनियम का उद्देश्य डैश था। तो चार्टर्ड अधिनियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता के में शिक्षा का प्रचार प्रसार। मतलब जो पहले क्या थे ना, जो भारत के जो लोग थे, ठीक है, जनता थे, वो शिक्षा को वैल्यू ही नहीं देते थे। क्यों, क्योंकि पहले के समय में सारे इंग्लिश मैन ही शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी शिक्षा प्राप्त करते थे, और हमारे भारतीय लोग इस पर काम नहीं करते थे और इन लोगों को नौकर बना के रखा जाता था। तो भारतीय 1873 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय जनता में शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, जैसे कि महात्मा गांधी ने पढ़ा था, फिर आगे के बहुत सारे राजनेता धीरे धीरे पढ़ाई करके आए, तो उन लोग को देखा कि अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, साथ ही बहुत सारा नॉलेज है, तो क्यों ना इसका प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए, तभी हम लोग आज़ाद बन सकते हैं। तो इसका भी एक रोल रहा था। तो याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम का मतलब था भारतीय जनता में शिक्षा का प्रसार बढ़ाना। साथ ही क्वेश्चन नंबर 61 में पढ़ते हैं, चरित्र डैश द्वारा विकसित किया जाता है। तो चरित्र किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो क्या इच्छा शक्ति, क्या आपकी इच्छा शक्ति क्या है उसके द्वारा, या आचरण और व्यवहार द्वारा। अधिकतर आदमी यही मार के आ जाएंगे, आचरण और व्यवहार द्वारा, ठीक है। नैतिकता भी बहुत लोग मांगेंगे कि आपका नैतिकता कितना है, मतलब आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है, आपका कितना साफ सुथरा आप है। साफ सुथरा मतलब कपड़े से नहीं, मतलब मन से, अंदर से, ठीक है, वो नैतिकता हो गया। साथ ही उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब जरूरी है अच्छे चरित्र को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं दोस्तों। 62 कहता कि शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया, ठीक है। तो शिक्षा प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में जो अंतःक्रिया विश्लेषण किया ना, वो किए थे फ्लैंडर ने। कौन थे, फ्लैंडर। तो याद रखिएगा, अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली शिक्षा के लिए फ्लैंडर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक बोल रहा है, शिक्षाविद ने किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, फ्लैंडर कौन चीज बोलिए, विश्लेषण श्रेणी प्रणाली, अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषण का जनक है, तो इसको सब लोग जानता होगा। मनोविश्लेषण का जनक कहते हैं दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड को, ठीक है। ये मनोविश्लेषण के जनक है। सिगमंड यानी सिंघाड़ा, याद रखिएगा, सिंघाड़ा है मतलब खाने का मन कर रहा है, मनोविश्लेषण कर रहा है, सिगमंड फ्रॉइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो 63 हो गया था, 64 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, मैंने आपसे कुछ डर दे रहा है, आपसे पूछ रहा है, ये एक आक्रामक छात्र है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में है वो छात्र, ठीक है, आपकी कक्षा में। अब आप क्या करेंगे, तो आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे आप। उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे, मतलब वो पूरी तरह से गुस्से में काम कर सकता है, ये तो आप करेंगे ही नहीं। दूसरा, इससे उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे कि इतना गुस्सा नहीं करो बाबू, गुस्सा करने से क्या क्या होता है, दिमाग का नस फट जाता है, सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाएगी, फिर कुछ दिक्कत हो जाएगा, फिर बाद में आप पछताएंगे, ऐसा ठीक नहीं होता। तो ये करेंगे, तो इसका सही आंसर यही होगा। उसे दंडित करेंगे, एक तो गुस्सा है और फिर से उसको आप पनिशमेंट देंगे तो और गुस्सा नहीं हो कि आपके मुँह फोड़ देगा, ठीक है।
आगे बढ़ते, उसे बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल देंगे। मतलब ये तो आप करेंगे ही नहीं कभी। कभी भी कैसा है हो सकता है बताइए? एक तो गुस्सा है, उसके बाद उसको और निराश करना है, साथ ही उसे शर्म में डाल देना है बहुत बोल बोल कर, तो ये गलत बात है। इसका सही आंसर क्या है? उसे आक्रामकता और हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कहता है दोस्तों, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं, कौन है? तो इसका सही आंसर है N.L. गेज। N.L. गेज जो है वो शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में बात करना अनुशासनहीनता का संकेत है। अनुशासनहीनता डैश का संकेत है, किसका? तो दोहराव के कारण बोरियत का। तो देखो कक्षा में बात करना, सॉरी शिक्षा मैंने पढ़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में बात करना अनुशासनहीनता का संकेत करता है। अनुशासनहीनता मतलब डिसिप्लिन में बच्चा नहीं है, कक्षा में बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी ओर संकेत करता है? तो दोहराव के कारण बोरियत। मतलब एक ही क्वेश्चन को, एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को अगर आप बार बार बोल रहे हैं तो दोहरा रहे हैं। अब दोहरा रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा? ऑफकोर्स जानेगा कि हाँ मैंने तो वो चीज़ सुन लिया है, तो इसको बार बार बोल के फ़ायदा ही है, इसका बात वो सुन के करेंगे क्या? बात करो कक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आपके पास लड़कों और लड़कियों की एक मिश्रित कक्षा है, मैंने लड़का भी है और लड़की भी है, ठीक है, बॉयज़ है और गर्ल्स है। तो आप क्या करके इसके बीच सहयोग को बढ़ाने का तरीका अपनाएंगे? तो उन दोनों आपस में एक दूसरे को मदद करें, ऐसा आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, उन कार्यों को निर्धारित करेंगे जो वो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लड़का को लड़की के साथ उसको रंगोली उंगोली बनाना, जैसे लड़की लोग ज़्यादा अच्छा बनाती है तो उसमें हेल्प करेगी। पेड़ लगाना हो तो उसको वो मदद करेगा, कोई चीज़ ऊपर से उतारना हो, ले जाना हो, बेंच कुर्सी के साथ उसको क्लासरूम को सजाना हो तो बॉयज़ लोग ज़्यादा मदद करता, गर्ल्स लोग थोड़ा सा उसमें डेकोरेट का काम ज़्यादा अच्छा करती। तो इस तरह से आप काम दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है क्या? उनके बीच कार्यों को अच्छे से निर्धारित करना जो वो एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर। 68 नंबर है, शिक्षा में सज़ा का प्रमुख नुकसान क्या है? अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं और उसको पनिश कर रहे हैं तो उसका सबसे डिमेरिट काम का है क्या हो सकता है? तो यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका सही आंसर यही है। मतलब अगर आप उसको पनिश करें तो आपके बारे में वो अप्रिय सोचेगा, मतलब गलत सोचेगा, और भी बहुत सारा ऐसा काम सोचेगा जो कि गलत हो जाए। ठीक है, अच्छा नहीं सोच पाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 69 नंबर। 69 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, तो याद रखिएगा टीचर्स और उसका स्टूडेंट, यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होता है सिखाने में। आप ही सोचिए, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, आप टीचर से, तो उसके मम्मी पापा या किसी विषय वस्तु दूसरे से आदमी से क्या मतलब है? आपको टीचर्स चाहिए और स्टूडेंट्स चाहिए, और वही दोनों आपस में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक और शिक्षकों और छात्रों के बीच का संबंध। उसका संबंध किस तरह से है ये डिपेंड करता है कि अगर इको फ्रेंडली है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से वो एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ पाएगा, समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि अध्ययन उपाध्ययन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम की ओर जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अभिप्रेरण उपागम जो है अध्ययन प्रक्रिया में, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में, ये एक नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो जो भी नेगेटिव है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए विशेष से सामान्य है, मतलब पहले बहुत अच्छा था, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो बुरा हो जा रहा है, मतलब सामान्य हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव जा रहा है। ज्ञात से अज्ञात, मतलब पहले नॉलेज था, अब वो नॉलेज वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है, ये भी नेगेटिव है। सरल से जटिल, मैंने बहुत सिंपल था पहले, अब हो गया रहा है डिफ़िकल्ट, तो ये भी नेगेटिव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे नेगेटिव पॉइंट है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा अभिप्रेरण उपागम का यही आंसर होगा, हमेशा नेगेटिव की ओर जाने वाला आंसर होता है। यही चीज़ आपको पढ़ना है, और आगे के क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, बहुत सारे सेट्स लेके आने वाला हूँ, जो कि आप अच्छे से तैयारी अगर 10-15 दिन कर दे तो आपका एग्ज़ाम आराम से बहुत ही अच्छा जाएगा। ये मैं पूरी वादे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने निकाला एग्ज़ाम तो मुझे क्वेश्चंस देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा खासा बनाया, और फाइनली गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग में सिलेक्शन हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे से अच्छा
क्वेश्चन को बनाएं और अपने पसंदीदा बीएड कॉलेज में एडमिशन ले। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।